हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का जो सीरीज जो हमारा शुरू हुआ है आज, जिसका आज हमारा सेट 1 है। आपका एग्ज़ाम जो हुआ है रेलवे एनटीपीसी का 5 जून से लेकर 24 जून तक, तो 5 जून से लेकर 24 जून तक जो रेलवे का शिफ्ट हुआ है वो आपका टोटल शिफ्ट है 48 शिफ्ट, यानी यहाँ पर 16 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो 16 दिन का एग्ज़ाम में प्रत्येक दिन जितने भी जीके के सवाल पूछे गए हैं, करंट अफेयर एक्सक्लूडेड, तो उन सभी सवालों का संग्रह आपके लिए है, जो कि आपके आगामी रेलवे परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो 5 जून 2025 के ऑल शिफ्ट के पूछे गए लगभग 80 प्लस जीके के जो एमसीक्यू है उसका सेट 1 में चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवालों की श्रृंखला, और इसी में हम लोग सीखते जाएंगे पूरे सवालों को और फिर देखेंगे कि इसमें हमारा क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काम आएगा कि 2025 में टीसीएस कैसा सवाल पूछ रहा है। तो अगर आप टीसीएस का रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो कैसा सवाल पूछ रहा है, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक करते हुए या बाकी दोस्तों को शेयर करते हुए चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो जो पहला सवाल जो आपका है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक पेज में हमारा लिखा हुआ भी है 5 जून 2025 का ऑल शिफ्ट का प्रश्न है। पहला सवाल यहाँ साफ साफ कहता है कि बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था। यानी पूछ रहा है पाइका विद्रोह कब हुआ, इसके नेता कौन, बख्शी जगबंधु। ऑप्शन आपके पास है 1817, 1717, 1806 और 1785। तो जो पाइका विद्रोह जो हुआ है वो कब का है, तो वो आपका है 1817 का। आपको याद रखना है पाइका विद्रोह कब का है, 1817 का है। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर के उद्देश्य क्या है। एमएस पावर पॉइंट एक एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है, एनिमेशन और ट्रांजिशन इंसर्ट करना, स्लाइड को इमेज के रूप में एक्सपोर्ट करना, सभी स्लाइडों को एक समान फॉर्मेटिंग, फॉन्ट और लेआउट लागू करना, एक साथ कई स्लाइड डिलीट करना। तो ये स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य है। स्लाइड मास्टर यानी यह जो भी काम करेगा यह बल्क में करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ ये ऑप्शन को आप गौर कीजिए, सभी स्लाइडों पर एक समान फॉर्मेटिंग, जितना भी स्लाइड है सब में सेम पेज लेआउट, सब में सेम फॉर्मेटिंग, सब में सेम फॉन्ट, सब में टोटल सब चीज सेम करने को जो यूज होता है वो स्लाइड मास्टर इसका यूज करता है। अगला सवाल आपके सामने सवाल यहां कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एतु के एक मिनट इसे हम लोग देख लेते हैं। यहां सवाल में साफ साफ कहता है एतुत्तो के या एतुत्तोका, यहां लिखता है संग्रह से निःसृत संगम संकलनों, फिर है नो पुरु नानरू और फिर है पतिद्रपतु के प्रमुख वर्ण विषय क्या है। यानी इसमें क्या चीज है, सबसे पहले ये जानिए कि ये क्या है। आप सुने होंगे संगम काल, तो संगम काल में जो साहित्य जो हुआ करता था उसे हम लोग बोलते हैं संगम साहित्य। तो ये उदाहरण है संगम साहित्य का। तो ये संगम साहित्य जो है इसमें किस बारे में चर्चा किया हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन थोड़ा सा देखिए, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व, प्रशस्ति, प्रकृति और परिदृश्यों का वर्णन, आध्यात्मिक धार्मिक विषय, प्रेम और भावनात्मक अनुभव। तो ये जो किताब जो है एतुत्तो के जो संग्रह है और नौ पुरु नानरू और पतिद्रपत्तु, इसमें क्या है, राजाओं और उनके कार्यों का नायकत्व और प्रशस्ति, यानी उस टाइम के राजाओं के बारे में, संगमकालीन राजाओं के बारे में कुछ जानकारी यहां मिलता है। अगला सवाल है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन, जो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ है भारत सरकार द्वारा, इसमें प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया, 150, 50, 100 या फिर 200। तो सही जवाब है 100 शहरों को शामिल किया गया पहले फेज में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, लकड़ी का जलना, जल का उबलना, कागज का काटना, बर्फ का पिघलना। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो कौन सा है, तो कोई भी चीज का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों, जलने के दौरान अभिक्रिया होता है किससे, ऑक्सीजन से होता है, और यह एक केमिकल चेंज माना जाता है, इसीलिए कोई भी चीज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा या पार्ट नहीं है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर्स, ग्राफिक कार्ड और फिर कंट्रोल यूनिट। तो कौन है जो सीपीयू का पार्ट नहीं है, तो ग्राफिक कार्ड सीपीयू का पार्ट नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों ये सीपीयू के पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, सवाल कह रहा है
निम्न में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था, यानी कौन थे वैसे? सर सैयद अहमद खान, एनी बेसेंट, पंडिता रमाबाई, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ कौन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, यहाँ पूछ रहा है कि कौन थे जो कि अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह को समर्थन ज़्यादा देते थे और बढ़ावा ज़्यादा देते थे। तो इनमें से जो सही ऑप्शन जो है वो क्या है? राजा राम मोहन राय। इन्हें क्या कहा जाता है आपको याद रहना चाहिए, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 32 यानी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल किस परिस्थिति के उद्देश्य के लिए रीट जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकार की रक्षा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए, वैधानिक न्यायाधिकरणों के निर्णय की समीक्षा करने के लिए, राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए। तो मौलिक अधिकार का रक्षा की बात आए तो जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और जो रीट जो होता है उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो 5 होती है। यह एक प्रकार का आदेश होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। सवाल कहता है कि निम्न में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी वेदांत कॉलेज के संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा बैन करने के लिए भी इनका योगदान को याद रखा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सवाल यहाँ कहता है पौधे की जड़ में कौन सा संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक निर्गम गैस विनिमय में बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल अवशोषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालेगा? यानी गैस का विनिमय में तो बाधा उत्पन्न करेगा लेकिन जल का अवशोषण में प्रभाव नहीं डालेगा। थोड़ा सा गौर से ऑप्शन देखेंगे। उत्परिवर्तित मूलीय त्वचा जिसे एपीबल्मा कहते हैं कोशिकाएं जिनमें रिक्तिकाएं नहीं होती, सुबेरिन रहित अंतर श्रमी कोशिकाएं, अधिभूपटल विरूपण के कारण मूल रोमों की अनुपस्थिति, वायवीय अंगों पर विद्रित रंध्री तंत्र। हिंदी में ज़्यादा जटिल हिंदी होने के कारण आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायवीय अंगों पर विद्रित रंध्री तंत्र जो है ये गैस विनिमय में तो बाधा उत्पन्न कर सकता है लेकिन जल का अवशोषण में कोई प्रभाव नहीं डालेगा। जो रंध्री तंत्र अगर विद्रित पाया जाए तो दिक्कत होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल यहाँ कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वर्चुअल मेमोरी एक समझिए नकली मेमोरी होता है, तो उसका क्या उद्देश्य है वो हम लोग देखें। डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की कैपेसिटी का विस्तार करना, स्टोरेज के लिए कैश मेमोरी का विस्तार करना, फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, डेटा का बैकअप उपलब्ध कराना। तो जो वर्चुअल मेमोरी होता है जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है ऑप्शन नंबर ए, डिस्क का जो स्पेस है उसका उपयोग करके रैम का कैपेसिटी का विस्तार करना। इसका सीधा मतलब है कि आपका अगर 64 GB मान के चलिए 64 GB आपका इंटरनल मेमोरी है और 4 GB आपका रैम है, और अगर यहाँ कुछ हद तक खाली है तो यहाँ का मेमोरी को रैम के रूप में सिस्टम इस्तेमाल कर सकता है, तो वो उसके लिए वर्चुअल मेमोरी का काम करेगा। अगला सवाल है 12वां सवाल, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? रायपुर, भोपाल, दिसपुर या पटना? तो यहाँ 24 डिग्री अक्षांश की बात की गई है, तो इसको हम लोग कैसे ट्रिकी माध्यम से कैसे हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि हम लोग भला कैसे याद रखेंगे कि 24 डिग्री अक्षांश को, कभी तो पढ़ के नहीं गए हुए रहेंगे। तो देखिए इसमें कैसे होगा। यहाँ इसका जवाब जो क्या है वो पहले जान लीजिए। इसका जवाब आपका भोपाल है। क्यों? उसको गौर कीजिए। देखिए 23.5 डिग्री जो अक्षांश है वह आपका क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री अक्षांश क्या है? कर्क रेखा। और आपको पता है कि कर्क रेखा भोपाल के आसपास से गुजरता है, तो बस वही होगा आपका इसमें क्लू। और 23.5 डिग्री का जस्ट बगल में क्या है? तो 24 डिग्री है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13। सवाल यहाँ कहता है कि गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के जस्ट बाद वाले काल में भुक्ति शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? अधिकारी, प्रांत, राजा या कर? यानी भुक्ति शब्द का प्रयोग आखिर किस लिए किया जाता था? तो सही जवाब है प्रांत के लिए यानी राज्य के लिए।
यानी स्टेट को क्या कहा जाता था, तो स्टेट को भुक्ति कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ये कब का बात है, गुप्तोत्तर काल का। और गुप्तोत्तर काल में मेन काल आपका कौन सा काल आता है, हर्षवर्धन का काल भी एक काल इंपॉर्टेंट आता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए चलते हैं। सवाल यहाँ कहता है कि संघीय विवादों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रीट क्षेत्राधिकार के बीच क्या अंतर है। अगर संघीय विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ मूल क्षेत्राधिकार हैं और कुछ रीट वाला अधिकार है, तो यहाँ क्या अंतर है ये बताना है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों पर लागू होता है और रीट फौजदारी पर लागू होता है। संघीय विवाद का उपयोग स्वप्रेरणा से किया जा सकता है, लेकिन रीट के लिए याचिका की जरूरत पड़ती है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार परामर्शी होता है यानी सलाहकारी होता है और रीट बाध्यकारी होता है। संघीय विवाद क्षेत्राधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जबकि रीट उच्च न्यायालय के साथ समवर्ती है। अब इसमें क्या अंतर है विशेष, ये आपको बताना है। इसमें जो खास अंतर वो क्या है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। जो संघीय विवाद क्षेत्राधिकार है वो परामर्शी होता है, लेकिन रीट बाध्यकारी। अगर कोर्ट रीट जारी कर दिया तो सरकार को मानना ही मानना है, लेकिन बाकी जो विवाद वाला है वो परामर्शी होता है, उसको नहीं भी मान सकता है। अगला सवाल है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। सवाल क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है। गुजरात से केरल, ओडिशा से कर्नाटक, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। तो भारत का यहाँ पूर्वी तटीय मैदान की बात की गई है, तो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से, तमिलनाडु से लेके पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसका मतलब सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है, तमिलनाडु नहीं केरल तक फैला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान का और ये हो जाएगा आपका पूर्वी तटीय मैदान का। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों के बीच विवादों का निपटान करता है। तो किस प्रकार का न्यायालय जो है वो संपत्ति का स्वामित्व और संविदात्मक समझौतों के बीच निपटान करेगा, फौजदारी, राजस्व, पारिवारिक या दीवानी। यानी कुल मिलाकर संपत्ति वाला चीज का निपटान कौन करेगा, ये सवाल आपको बेसिकली पूछा गया है। तो दीवानी न्यायालय जो होता है वो ये सबका करता है, बाकी क्रिमिनल वाले को फौजदारी देखता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर सीढ़ी नुमा या पिरामिड नुमा संरचना को क्या कहते हैं, अधिष्ठान, विमान, जगती या मंडप। तो इसका सही जवाब जो क्वेश्चन नंबर 17 का वो क्या हो जाएगा, विमान। देखिए मंदिर में कुछ इस प्रकार का शुरू होता है और उसके बाद ऊपर में इस प्रकार, ये वाला जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे विमान कहते हैं। और शुरू में घुसती ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको गोपुरम कहा जाता है। और जो अंदर में जहां पर शिवलिंग या मूर्ति रखा हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है गर्भगृह। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है। NH4CH3COO, NH4Cl, CH3COONA या Na2CO3। थोड़ा अम्लीय कौन होता है आपको ये बताना है, वो भी किस कारण, जल अपघटन के कारण। तो इसका सही जवाब है ये NH4Cl जो है ये थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, जिसे क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसे अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और गुजरात। यहाँ साफ साफ है कि किस भारतीय राज्य का तट रेखा नहीं है। तो थोड़ा गौर करेंगे तो पता चलेगा राजस्थान का कोई तट रेखा नहीं है, बाकी ओडिशा का है, आपका गुजरात का है और उसके बाद आंध्र प्रदेश का है। राजस्थान का कोई तट रेखा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल, तख्ते बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है। तख्ते बही, एजेस, रुद्रदामन, मिनांडर या गोंडोफर्नेस। तो जो तख्ते बही शिलालेख है वो किस शासक का बात बताता है, तो आपने सुना होगा गोंडोफर्नेस। तो गोंडोफर्नेस के बारे में बताता है और यह एक पार्थियन यानी बैक्ट्रियन शासक था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर सामान्यतः प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, विंडोज 10, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए ये तीनों, ये विंडोज 10 एक ओएस है और बाकी ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तीनों के तीनों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। सवाल यहाँ कह रहा है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र
को किस वर्ष दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? 1999, 2002, 1997 या फिर 1994? तो जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका नीति को थोड़ा सा ढील ढाल कब बनाया गया, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ये चीज हुआ कब? 1994 में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स यानी जो कंप्यूटर में खुलता है या मेन्यू में ऑप्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय टैब कुंजी का क्या काम है? यानी अगर कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग थोड़ा नेविगेशन करेंगे कंप्यूटर में तो टैब क्या काम आएगा? प्रीवियस ऑप्शन, या कंट्रोल पर वापस जाना, करेंटली हाईलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, करेंट डायलॉग बॉक्स या मेनू क्लोज करना, फोकस को अगले उपलब्ध ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। यानी यहाँ जो आपको जो टैब बटन जो होता है उसका काम यहाँ साफ साफ लफ्जों में पूछा हुआ है। तो देखिए इसका सीधा बात है, फोकस को अगले ऑप्शन या कंट्रोल पर मूव करना। जैसे आपका ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हम लोग का क्या होता है? टैब बटन का यूज करते हैं। यह आपका एक स्टेप मूव करता है आगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। सवाल कह रहा है साबरमती नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, अरावली राजस्थान, सतपुड़ा गुजरात, विंध्य मध्य प्रदेश। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली पहाड़ी राजस्थान है, और साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम आपने सुना होगा, जो कि गुजरात में कच्छ की खाड़ी में यह नदी गिरती है। कौन सी खाड़ी में? तो कच्छ की खाड़ी में, यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन और शहरी स्थानीय स्वशासन करता है? इसका मैनेजमेंट कौन करता है? विशेष परियोजना एजेंसी, टाउन एरिया समिति, पोर्ट ट्रस्ट या नगर निगम? तो सड़क जो लाइट जो होता है, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, ये सब सीमित नगरपालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का मैनेजमेंट कौन देखता है? ये सवाल आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टाउन एरिया समिति इसको देखता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के 97वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 48A, 39A, 43A या 43B? तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर कुछ जोड़ा गया है तो वो कौन सा अनुच्छेद है वो आपको बताना है। तो यह अनुच्छेद आपका 43B, जिसमें सहकारी समितियों की बात की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। सौरा चित्रकला जो कि एक जनजातीय कला का रूप है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य के समुदाय द्वारा बनाई जाती है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या गुजरात? तो सौरा चित्रकला का मेन स्थल क्या है? तो सौरा चित्रकला का मेन स्थल आपका है ओडिशा। आपको ये याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक कार्य क्या है? निर्देशों का निष्पादित करना, डेटा प्रोसेस, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करना, पावर सप्लाई का प्रबंधन करना। तो जो सीपीयू का मेन काम है वो क्या है? तो निर्देशों का संपादन करना और डेटा को प्रोसेस करना, यानी अगले स्टेप तक ले जाना, इनपुट को आउटपुट में बदलना। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कोसी, गोमती, महानदी या घाघरा? तो गंगा का सहायक नदी नहीं है और सीधे महासागर में गिरती है, तो वो नदी ओडिशा में बहने वाली महानदी है, जो ओडिशा की जीवन रेखा कहलाती है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? कर्नेल का भूमिका फाइल प्रबंधन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूटिलिटी प्रोग्रामों का एक सूट प्रदान करना, उपयोगकर्ता अकाउंट और एक्सेस परमिशनों का प्रबंधन करना, एप्लीकेशन और सिस्टम हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करना, उपयोगकर्ता इंटरेक्शन के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करना। तो जो कर्नल जो होता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो मेन काम है वो ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मान के चलिए आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सअप, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम मान के चलिए आपका है एंड्रॉयड, तो इन दोनों के बीच जो मुख्य इंटरफेस है वही क्या होता है? वही आपका कर्नेल होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। लिनक्स, यहाँ है लिनक्स ग्नोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लिनक्स का इन्वायरमेंट जो होता है जिसमें उबंटू काम करता है, Alt+F2 का क्या कार्य है? वर्तमान विंडो को रिफ्रेश, रन कमांड डायलॉग बॉक्स, वर्तमान एप्लीकेशन को बंद, पूर्ण स्क्रीन पूर्ण विंडो के बीच टॉगल करना। तो लिनक्स या उबंटू में Alt+F2 का मेन काम पूछा गया है, तो इसका मेन काम है
रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करना, कोई भी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसकी बात यहाँ की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार, यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? भारत में शिशु मृत्यु दर 2019 यानी स्टैटिक हो गया है, तो 1000 में 28, 1000 में 34, 1000 में 30, 1000 में 32। तो जो शिशु मृत्यु दर 2019 का नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार कितना पाया गया है? तो वो आपका पाया गया है प्रति 1000 30। 1000 में 30 शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1000 में 1000 जीवित जन्मों में मरे हुए बच्चों की संख्या जो होती है, जिनका उम्र 1 साल से पहले हो जाता है, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कहता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? आईपीटीए, पीपुल्स ऑफ थिएटर, इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? ब्रिटिश शिक्षा नीति को प्रोत्साहित किया, शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश युद्ध अभ्यास प्रयासों को सपोर्ट किया, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। तो ब्रिटिश शासन के दौरान इस संस्था का मेन काम था कला के माध्यम से हम लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं हैं, यह बात के लिए असहमति व्यक्त किया और एक तरह से अपना राष्ट्रवादी भावना को जागृत किया। अगला सवाल है, सिंधु बेसिन तंत्र यानी इंडस बेसिन सिस्टम की एक प्रमुख नदी निम्न में से कौन है? यमुना, रावी, गोदावरी, कावेरी। तो सिंधु नदी तंत्र का नदी कौन सा है? रावी। आप लोग सुने होंगे सिंधु नदी में कौन कौन सा है? एक आपका सिंधु है, और उसके बाद इसका क्रम से भी याद रखने का आपको बताएं, इन, जून, कार, रंस, भेरी, स्लो। इसमें देखिए इंडस हुआ, झेलम हुआ, चिनाब हुआ, रावी हुआ, ब्यास हुआ, सतलज हुआ। था ऐसे करके आप क्रम से याद रख सकते हैं। ये क्रम आपका नॉर्थ लेके साउथ तक के क्रम को बखूबी बताता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिक बन जाए तो क्या होगा? उसे सरकारी मंजूरी लेनी होगी, उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, कुछ भी नहीं बदलेगा, दोहरी नागरिकता वाला बन जाएगा। देखिए, दूसरा देश का नागरिक बन जाने से उसका भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगा, यानी 35वां सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, किस शासक ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर 1555 तक अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया और जिससे दूसरे अफगान राज्य का अंत हो गया? बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऐसा है, इसका जवाब हो जाएगा हुमायूं। सही जवाब क्या है इसका? 1 मिनट। इसका सही जवाब है हुमायूं। हुमायूं 1540 में हुमायूं को शेर शाह सूरी भगा दिया था, लेकिन फिर से 1555 में यह फिर से आता है, सरहिंद का युद्ध में और सिकंदर सूर को हरा के अपना फिर से राज वापस लेता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। सवाल कहता है कि प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन में जटिल प्राणियों के लिए प्रथम महत्वपूर्ण चरण क्या है? अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण या बहिक्षेपण? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। प्राणी संपोषण यानी जैसे जिस प्रकार से हम लोग जो पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसमें सबसे पहला चीज है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण सबसे पहला चीज है, यानी इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं अमीबा का भी। अमीबा का सबसे पहले क्या करता है? वो अंतर्ग्रहण ही भोजन का करता है। या हम लोग भी सबसे पहले क्या करते हैं? तो वो अंतर्ग्रहण ही होता है। अगला सवाल है, अंतर्ग्रहण मतलब इनटेक। निम्न में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में अधिकतर अपनाई जाती है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? मिश्रित, वैदिका, डेयरी या स्थानांतरी? तो मृदा अपरदन का कारण वाला कौन सा कृषि है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है स्थानांतरित कृषि, क्योंकि यहाँ पर जोत कोड़ किए, फिर चल गए दूसरा जगह, फिर चल गए दूसरा जगह, फिर चल गए दूसरा जगह, तो यहाँ अपरदन होगा, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जंगलों को काटा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषद और अदालतों का गठन का अनुमति देता है? 10वीं, 6ठी, 7वीं या फिर 5वीं? तो कौन सा अनुसूची जनजातीय मामलों से संबंधित है, यही आपको बताना है। तो ये कौन सा है? 6ठी अनुसूची। बाकी ये जो 10वीं अनुसूची है, यह दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा हुआ है। 7वीं अनुसूची जो है, इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची है। और 5वीं अनुसूची जो है वो ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? टाना भगत, कान्हो, भैरव चांद? तो संथाल विद्रोह का सीधो,
कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो इन लोग थे। तो ताना भगत संथाल विद्रोह का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये दूसरे आंदोलन का है। इनका आंदोलन का नाम है टाना भगत आंदोलन। इनका आंदोलन का ही नाम है टाना भगत आंदोलन। तो हालांकि टाना भगत कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। टाना भगत आंदोलन जो व्यक्ति चलाए उनका नाम क्या है? जतरा भगत है, जिनका जन्म स्थान गुमला जिला झारखंड का पड़ता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? 50, 25, 33 या फिर 10? महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है ये 33% की बात की गई है। महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण का बात किया गया है 106वें संविधान संशोधन में। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का जल प्रदान करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? यानी 2024 तक कितना प्रतिशत? 50, 85, 70 या 100? ये सवाल 2018-19 से ही पूछ रहा है, तो 100% है। पहले ये सवाल पूछने का तरीका अलग था कि कब तक 100% हर घर नल देने का प्रावधान है। 2024 देखिए, अब सवाल को बदल दिया है थोड़ा सा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ कहता है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपयोगकर्ता फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित यानी जमा करना, वर्चुअल मेमोरी के रूप में काम करना, रैम के लिए बैकअप प्रदान करना। तो जो आपका कैश मेमोरी होता है, जिसका साइज बहुत ही कम होता है, उसका जो मेन कार्य जो हमारे कंप्यूटर में है वो क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए। त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए प्रायः एक्सेस किए जाने वाले डाटा को संग्रहित करना। जैसे मान के चलिए कि आप व्हाट्सअप खोले, तो व्हाट्सअप खोले तो आपका ओपन में आपका दिखा रहा है, और उसके बाद तुरंत आप खोलिएगा तो बहुत जल्दी आपका खुलेगा। तो वो जिस वजह से खुलता है वो आपका कैश मेमोरी की वजह से खुलता है तुरंत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। एक मिनट। सवाल कहता है कि 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने अपने पीछे एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में विस्तृत था? पश्चिम से सिंधु से लेकर पूरब में बिहार तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी। तो 1530 में जो व्यक्ति मरा उसका बात आपको बताना है। तो वो था बाबर, जो कि 1526 में हिंदुस्तान आया, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और 1530 में मर गया। और अपने पीछे छोड़ गया किसे? तो अपने पीछे छोड़ गया हुमायूं और फिर मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात हो रही है। अगला सवाल है, शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? मेन रुकावट, हाइब्रिड बीज का उपयोग, उर्वरक की कमी, जल की कम उपलब्धता, बहुत अधिक वर्षा। तो जो शुष्क भूमि होता है उसमें खेती का मेन रुकावट क्या है? सीधा सीधी जल का उपलब्धता कम होता है, तभी तो वो शुष्क है, अदरवाइज वो शुष्क क्यों होता? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। सवाल कहता है, 97वां संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? इसमें तो सहकारी यानी राज्य के सहकारी चीज़ों को, अंगों को शामिल किया गया है इसमें। तो सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? अच्छा, ये 97वां संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 6 माह, 5 माह, 1 साल या 2 साल, जो भी राज्य सहकारी कानून होगा अगर वो गलत हुआ तो कितने समय तक लागू रह ही जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ पूछा है। तो ऐसा कोई भी कानून केवल 1 साल तक लागू रहेगा, उसके बाद यह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर C3। अगला सवाल है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 351, 200, 851 या 567? तो महानदी जो कि उड़ीसा की जीवन रेखा कही जाती है, इस नदी की यहाँ लंबाई पूछी गई है। सही जवाब है 851 किलोमीटर, जो गिरती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। कुछ इस प्रकार इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है, बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को दिखाया जाता है? जट जाटिन, गौर मारिया, और उसके बाद है सिंघी छम या फिर पटाकुनिधा। तो झारखंड बिहार दोनों में ये चीज़ फेमस है, यह चीज़ आपके लिए कुल्लू है। तो जट जाटिन जो है वो विवाहित युगलों के बीच प्रेम और तकरार दोनों को दिखाया जाता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। सवाल यहाँ कहता है पेनिसिलिन का खोज का मुख्य प्रभाव क्या था। तो दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया, इसका मेन प्रभाव बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक, रेबीज रोकथाम इलाज के लिए पहली दवा, चेचक रोकथाम के लिए पहला टीका, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी HIV के लिए पहली एंटीबैक्टीरियल दवा। तो देखिए पहला बात यह है कि बैक्टीरियल संक्रमण के विरुद्ध पहली प्रभावी एंटीबायोटिक जो थी वो 1929 में आई, इसी का नाम है पेनिसिलिन। और यह क्या है, एक एंटीबायोटिक है और इसका खोज कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया 1784, रेगुलेटिंग 1773, चार्टर 1793। यहाँ साफ साफ कह रहा है किस कानून द्वारा गवर्नर जनरल को भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार यानी गवर्नर जनरल को पावर कब दिया गया, ये चीज पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब है चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 4 आया, एक आया 1793 में, एक आया 1813 में, एक आया 1833 में, एक आया 1853 में। चार्टर एक्ट वह एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 20-20 साल का वैलिडिटी दिया जाता था भारत में रूल करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए। अगला सवाल है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या। तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान का आधार पर था और परमाणु क्रमांक के आधार पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसे मोसले का पीरियोडिक टेबल भी हम लोग कह सकते हैं, तो वो है किस आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, जिसमें 118 तत्वों के लिए स्थान है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 52। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं का संरक्षण किया, बड़ौदा के गायकवाड़, जयपुर के महाराजा, पटियाला के भूपिंदर, त्रावणकोर के राजा। तो किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया, उन्हें बचाने का प्रयास किया, यह बात पूछा गया है। तो सही जवाब है पटियाला के भूपिंदर सिंह, जो पंजाब की बात है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53। लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप करना, केवल इंटरनेट ब्राउजर रन करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का मैनेजमेंट, वीडियो एडिट करना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना, उसका मैनेजमेंट करना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। सवाल कहता है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, 1996, 2006, 2003, 1993। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1993 में पारित किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। एक्जियोम मिशन, ये एक्जियोम मिशन 4 के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम, शुभांशु शुक्ला, आशीष खन्ना। तो ये कौन होंगे, तो ये शुभांशु शुक्ला। देखिए यह स्टैटिक्स जीके अब बन चुका है, इसीलिए इसे शामिल किया गया है और कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये करेंट अफेयर केवल नहीं रहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के विनियमन निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकते हैं, भूमि अंतरण, जल उपयोग, कर संग्रहण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी राज्यपाल का जो कानून है कौन चीज को रोक सकता है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो इलाका है वहां राज्यपाल का कानून किस मामले में ज्यादा प्रभावी हो सकता है, तो भूमि अंतरण के मामले में प्रभावी हो सकता है। जैसे भूमि अंतरण वहां अगर राज्यपाल चाहे तो होगा, राज्यपाल चाहे नहीं चाहे तो नहीं होगा, इस प्रकार से ऐसा सिस्टम है। अगला सवाल है जनजातीय समुदायों के लिए भारत सरकार की शिक्षा पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की शुरुआत किस वर्ष की गई, एकलव्य मॉडल विद्यालय की शुरुआत कब की गई, 2014-15, 1974-75, 97-98, 2018-19। तो एकलव्य मॉडल विद्यालय की शुरुआत जो की गई है 1997-98 से यह चीज चल रहा है, यानी यह उतना नया नहीं है जितना हमें लगता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में सुधार के लिए कितने किलोमीटर सड़क का विकास किया जाना है, 7,000, 9,000, 2,000 या 5,000। यानी बॉर्डर रोड के लिए कितना किलोमीटर का विकास का लक्ष्य है, तो सही जवाब है 2000 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। अगला सवाल है मानक आस्की कोड का उपयोग करके कितने अद्वितीय वर्णों यानी यूनिक कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है। आस्की कोड जो है वह है यानी नंबर को दिखाने के लिए कोड है कंप्यूटर के लिए, तो 64, 128, 256 या फिर 512।
तो कितने यूनिक कैरेक्टर को दर्शाया जा सकता है आस्की कोड का उपयोग करके, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 128 यूनिट कैरेक्टर्स को दिखाया जा सकता है। किसका उपयोग करके? आस्की कोड का उपयोग करके। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 60। 74वें संविधान संशोधन 1992 जो नगर पालिका संबंधित है, द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? कुल मिलाकर यहाँ सवाल पूछा है कि नगर पालिका का चुनाव कौन कराता है? क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो देखिए, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो नगर पालिका और पंचायत दोनों का चुनाव कराता है, नगर पालिका का भी और पंचायत का भी। और राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, इन सभी चुनावों को कौन कराता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। अगला सवाल है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित लीडर थे? चुआर, मुंडा, नील या फकीर सन्यासी विद्रोह। तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्न में से किस विद्रोह का प्रसिद्ध लीडर थे? तो इसका सही जवाब है ये फकीर और सन्यासी विद्रोह के लीडर हुआ करते थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। 10 के द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर के 1/सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, तो कार्यरत शुद्ध बल क्या है? तो देखिए, बल बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर होता है ma, यानी बल मास गुनी त्वरण। तो जो द्रव्यमान है वो क्या है? 10 kg, और त्वरण है गति में परिवर्तन की दर। तो जब एक समान गति से चल रहा है इसका मतलब 5 का 5 ही है, यानी त्वरण क्या है? 0 है। तो 10 × 0 0। इस प्रकार आपका जो बल लगेगा वो कितना लगेगा? तो 0 न्यूटन का बल लगेगा, क्योंकि वह एक समान वेग से गतिमान है। तो बल वहां लग ही कहाँ रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63। आमाशय में अधिक अम्ल को उदासीन करने के लिए किस खाद्य का सेवन करना चाहिए? आमाशय में अगर अम्ल हो गया अधिक तो किसका यूज करना चाहिए? नींबू जूस, सिरका, मसालेदार मिर्च या बेकिंग सोडा। तो अगर आमाशय में आपको अम्ल हो जाए, आपको एसिडिटी हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे? सीधा सवाल है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रकृति है वो बेसिक है, बेसिक अर्थात क्षारीय है, और अम्ल और क्षार मिल के उदासीनीकरण अभिक्रिया कराता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही उसका कमजोर हो जाएगा उसका असर। अगला सवाल है, मराठी भाषा की अग्रणी दलित आत्मकथात्मक कृति के रूप में पहचानी जाने वाली कृति बलूटा की रचना किस लेखक ने की है? साफ पूछा हुआ है कि मराठी भाषा में एक रचना है बलूटा, उसे लिखा किसने है? दया पवार, नामदेव ढसाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है ये दया पवार का लिखा हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 65। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? डाटा को अस्थायी, परमानेंट नहीं, हार्ड डिस्क, कैश, रोम या फिर रैम। तो कंप्यूटर चालू रहने तक ही वो रहेगा, उसके बाद कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो मिट जाएगा। तो हार्ड डिस्क वाला तो पक्का नहीं मिटेगा, रोम वाला भी पक्का नहीं मिटेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? वो है आपका रैम। रैम वाला पक्का मिट जाएगा। कौन कौन ऐप आप खोले थे एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए तो वो आपका फिर से नहीं दिखेगा, फिर से आपको खोलना पड़ेगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में कोल्ड बूट और वार्म बूट के बीच में अंतर क्या है? कोल्ड बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को पावर्ड ऑफ स्टेट से रीस्टार्ट करता है, और वार्म बूट रनिंग स्टेट से रीस्टार्ट करता है। कोल्ड बूट केवल कर्नेल को रीलोड करता है, जबकि वार्म बूट सभी हार्डवेयर घटकों को पुनः आरंभ करता है। कोल्ड बूट उपयोगकर्ता द्वारा शुरू किया जाता है, और वार्म बूट ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किसी त्रुटि के कारण होता है। कोल्ड बूट एप्लीकेशन की वर्तमान स्टेट को सुरक्षित रहता है, वार्म बूट उसे बंद कर देता है। देखिए, कंप्यूटर को दो किस्म से रीस्टार्ट किया जाता है, दो किस्म से शुरू किया जाता है, एक कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। इसी में आपका अंतर पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका कंप्यूटर बंद है और शुरू कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कोल्ड बूट, और अगर आपका ऑन ही है और उसे रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं वार्म बूट। बस इतना ही फर्क है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67। डीएनए के संदर्भ में पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री शब्द निम्न में से किस गुणधर्म को दर्शाता है? यह डीएनए के संदर्भ में आधार विशिष्टता के आधार पर हाइड्रोजन आबंध की क्षमता, दोनों रज्जुकों यानी जो पेयर जो होता है उसका समान रासायनिक संरचना, न्यूक्लियोटाइड यानी जिससे मिलके बना है, श्रृंखलाओं का समांतर अभिविन्यास, शर्करा फास्फेट इकाइयों की मिलान संख्या। यहाँ जो कंप्लीमेंट्री जो पूरक है वो किस चीज को बताता है ये पूछा हुआ है। तो देखिए, उसका जो आधार जो है उसमें जो हाइड्रोजन आबंध का जो क्षमता है उसे कंप्लीमेंट्री उसे बताता है, वो चीज उसका आधार होता है मेन। ऐसे डीएनए के बारे में पूरा डिटेल आप जानिएगा तभी आपको मिलेगा। यहाँ हम लोग प्रैक्टिस केवल कर रहे हैं,
क्वेश्चन आपको अवेयर करना है कि किस प्रकार का सवाल आता है, इसलिए, नहीं तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें ऐड करना जरूर था। कोई और वीडियो में हम लोग इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना, ये सवाल पूछा हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है और वो राजा भी काफी इंपॉर्टेंट। तो वो राजा कौन है? वो राजा समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और यह गुप्त साम्राज्य का एक महान राजा हुआ करता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69। सवाल यहाँ कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूहों ने हराया था? द पार्थियन, द ग्रीक, यूचीहिस या द हुन? तो शकों को सबसे पहले भारत प्रवेश करने से पहले किसने हराया था? तो सही जवाब है द यूचीस। इन लोग का जो समूह था ये शक को पहले ही हरा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब है सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही है? आईएनसी का स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, बिल्कुल सही। आईएनसी का पहला सत्र डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित किया गया था। अब देखिए इसमें से क्या सही क्या गलत, एकदम बहुत ही बारीक बात है। यहाँ बोला है कि क्या सही है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब हो जाएगा केवल आपका ए सही है। क्यों? ये पुणे के बजाय कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था बम्बई में, पुणे में आयोजित होने वाला था और इसीलिए दूसरा वाला गलत है। तो केवल आपका ए सही है और केवल ए सही ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल, अहिंसक प्रतिरोध और स्वशासन के सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? नेहरू, तिलक, गोखले या फिर गांधी? तो सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है हिंद स्वराज। यह किताब उन्होंने 1909 में लिखा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 72। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर यानी फाइल जहां निकलता है डिस्क वगैरह, किसी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? हमेशा के लिए डिलीट, या रिसाइकल बिन, या ओपन हो जाता है, या फाइल का नाम बदल दिया जाता है? तो जब आप फाइल एक्सप्लोरर में कोई इसको डिलीट कुंजी दबाते हैं तो उसके साथ क्या होता है? तो देखिए वो चला जाता है रिसाइकल बिन में और उसके बाद वहां से भी हटाइएगा तब जाके हटेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 73। सवाल यहां कहता है कि भारत के जनसंख्यीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन अवधि के रूप में दर्ज है? चरण 3, चरण 4, चरण 1 या चरण 2? तो देखिए इसमें सभी चरणों की बात तो की गई है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे पहला चरण 1901 से 21 तक यह जनसंख्या घट रहा था, 21 से 51 बढ़ रहा था और उसके बाद 51 से 81 ये तेजी से वृद्धि था और 81 से 2001 यह घटती हुई दर से वृद्धि है। तो अलग अलग तो है, लेकिन यहाँ पूछा है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और उच्च प्रजनन दर, ये कौन सा समय है? तो ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका उच्च प्रजनन दर 1951 से 81। 51 से 81 वाला जो टाइम है इसमें उच्च प्रजनन दर, बल्कि आपको बता दें कि 1971 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट का भी समय कहा जाता है, इसे भी जनसंख्या विस्फोट का समय भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये वाला टाइम में जनसंख्या में कमी देखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को स्थानीय, सूक्ष्म, लघु या फिर प्रमुख परियोजना माना जाता है। कैसा परियोजना माना जाता है? 10,000 से अधिक वाले को। तो 10,000 से अधिक वाले को प्रमुख परियोजना माना जाता है। प्रमुख, देखिए जो हमारा सिंचाई परियोजना का 3 प्रकार है। एक होता है प्रमुख मतलब लार्ज समझ लीजिए, और एक होता है आपका मीडियम और एक क्या होता है आपका स्मॉल। इसका क्राइटेरिया क्या है? 10,000 हेक्टेयर से प्लस और उसके बाद 2,000 हेक्टेयर से 8,000 हेक्टेयर तक मीडियम और 2,000 हेक्टेयर से कम वाले को स्मॉल। ये है 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। सवाल कहता है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? थार मरुस्थल, पूर्वी घाट, सुंदरवन या फिर पश्चिमी घाट? तो कौन सा जगह 16 मरुस्थलों के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट और 16 वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है, पश्चिमी घाट। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। यदि किसी नए संस्करण जैसे MS पावरपॉइंट 2021 में बनाए गए MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को पुराना संस्करण यानी 2010 वाला में खोलेंगे, 21 वाला में डिजाइन बनाएंगे और 2010 वाले में खोलेंगे तो क्या होगा? MS पावरपॉइंट एक त्रुटि प्रदर्शित करेगा और फाइल को ओपन करने से रिफ्यूज कर देगा कि फाइल के सभी फीचर एक सामान्य रूप से ओपन होगी, या फाइल स्वचालित रूप से PDF में
परिवर्तित हो जाएगी कि फाइल सीमित फीचरों के साथ कंपेटेबिलिटी मोड में ओपन होगी। तो देखिए, जब आप 2021 वाला में कोई चीज़ बनाते हैं और 2010 वाला में खोलते हैं तो सीमित फीचर जो फीचर उस टाइम था उसी के साथ उसमें ओपन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नया फीचर में पूरा ओपन हो जाएगा या मना कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह सीमित फीचर के साथ ही ओपन होगा, उसमें पूरा फीचर आपको नहीं दिखाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? यानी अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो कानून एकदम बेकार है। वो कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा संविधान में कौन सा अनुच्छेद इसका प्रावधान करता है? 226, 143, 32 या आर्टिकल 13? तो इसका सही जवाब है कौन सा? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 13। इसमें क्या है, अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वो ऑटोमेटिक 0 है। बाकी देखिए, अगर कोर्ट में केस होता है तो ये है हाई कोर्ट का, और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश देने का, रीट जारी करने का। और ये आर्टिकल 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट एक दूसरे को सलाह देंगे, यानी दे सकते हैं लेकिन मानने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। यह एक दूसरे का सलाह, मतलब सलाह वाला चीज है। 143। अगला सवाल है, बंगाली कवि जीवनानंद दास को किस लोकप्रिय उपाधि से संबोधित किया जाता है? भाषा साहित्य कवि, रूपश्री बंगला कवि, जीवन कवि, कोलकाता के कविराज। तो बंगाली कवि जीवनानंद दास को और क्या नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है रूपश्री बंगला कवि। अगला सवाल है, किस कथन में की गई समीक्षा संसदीय प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विचलन पर प्रकाश डालती है? मंत्रिमंडल कार्यपालिका और विधायिका का नेतृत्व एक साथ करता है जिससे शक्तियों का सम्मिश्रण होता है। यहाँ शक्तियों का पृथक्करण के बारे में बताना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर पूर्ण नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का। मंत्रियों की नियुक्ति राजनीतिक संबद्धता के बजाय विशेषज्ञता के आधार पर तय की जाती है। कार्यपालिका विधायिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। देखिए, यहाँ जो आपका शक्तियों का पृथक्करण के बारे में अगर कोई कथन थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट करता है तो वैसा सेंटेंस वहाँ कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी यहाँ पूछा हुआ है कि विचलन को प्रकाश कौन डालता है, यानी कौन इस चीज को नहीं बताता है। देखिए, प्रधानमंत्री पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है, यह बात आपका गलत है और यही पूछा हुआ है सवाल में। देखिए, कभी भी आप घूम सकते हैं, यहाँ साफ साफ है विचलन पर प्रकाश डालती है, यानी इस बात को सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोर्ट करने वाला बात बिल्कुल नहीं है। तो सवाल में आप जरूर इसे देख लेंगे, सवाल गड़बड़ होने जैसा बिल्कुल है। अगला सवाल है, मुख्य भूमि परत यानी मेनलैंड इंडिया में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब क्या है? गुजरात है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगला सवाल, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया? सरकारी ऑडिट से छूट, राज्य वक्फ बोर्ड का उन्मूलन, गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों का निजीकरण। तो वक्फ संशोधन अधिनियम में कौन सा परिवर्तन पेश किया गया है? तो इसमें अब गैर मुस्लिम लोगों को भी शामिल करने की बात की गई है, वही चीज यहाँ मेन है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके कितने सवाल? तो 80 सवाल। बाकी हम लोग जो 5 जून के बाद 6 जून का भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी को आप मजबूत कीजिए और बाकी लोगों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई त्रुटि हो तो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। गलती ना करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई भी गलती हो तो आप ज़रूर बताएं।